हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग, जिसमें हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4 क्या प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइन। ठीक, जिसमें हमने पहले लेक्चर में बेसिक प्री स्ट्रेस कंक्रीट सीखा था और टाइप सीख लिए, एनालिसिस सीख लिए, एक क्वेश्चन भी कराया था आप लोग को। ठीक, ये हमारा लास्ट लेक्चर तक हो गया। आज हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक, ये मैंने स्किप किया था और इससे हर साल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आज दिखाऊंगा। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे वो सॉल्व कर लोगे। ठीक, चलो तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्या लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। और एक बात बता दूं कि आज मैं थोड़ा टेरेस पे वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है आपको पक्षियों की, गाड़ियों की चलती हुई आवाज़ सुनाई दे, तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्या लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। अब पहले इसका मतलब समझो कि क्या ये होता है। ठीक, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। तो देखो यहाँ सिंपल है कि जब हम एक कंक्रीट में प्री स्ट्रेसिंग करते थे, कैसे एक टेंडन वायर प्रोवाइड करते थे, इसको हम बाय एंकरिंग के थ्रू या ऐसे अबैटमेंट लगे थे उसके थ्रू, ऐसे अबैटमेंट ही मान लो ऐसे लगे थे। ठीक, ऐसे लगे थे ना, दिख रहा है आप लोग को। तो ऐसे वायर को यहाँ लगा के फिर इसको जितना होता था हम टेंशन कर देते थे, फिर यहाँ से कट कर देते थे। ठीक, ये हमारा टेंशन का पूरा प्रोसेस हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा था, हम जितना यहाँ प्री स्ट्रेस जनरेट करना चाहते वो नहीं जनरेट हो पाता। जैसे हम यहाँ चाहते हैं, मान लो ऐसे कि 100 किलो न्यूटन का प्री स्ट्रेस चाहते हैं, लेकिन ये हमारा 90 95 इतना ही हो पाता, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है? जैसे आप लोगों ने कभी रस्सी ऐसे बांधी है, आप लोग रस्सी बांधते हो तो समय के साथ ऐसे क्या होता है, उसमें ऐसे देखे होंगे क्रीप आना हो जाता है, ऐसे मतलब धीरे धीरे ऐसे, वो आपने ऐसे सीधी बांधी थी लेकिन समय के साथ देखेंगे उसमें ऐसे धीरे धीरे वो थोड़ा ऐसे ढीला पड़ जाता है, हो जाता है ना। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे रस्सियों को अगर कस के बांधते हैं कहीं पर तो देखते होंगे कि वो जो आपने गांठ बांधी थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, होती है ना। आप या तो ऐसे कस के बांध रहे हैं जूती रस्सी, आपने जैसे इसको इतना टाइट बांधा, लेकिन जब ये आप बांधते हैं तो कुछ ना कुछ आपका क्या, ये धीरे धीरे ऐसे जितना आप मतलब इसे खींच कर सीधा किए थे, वो बांधते टाइम थोड़ा ना थोड़ा आपका क्या, ये रिलैक्स होके थोड़ा ढीला हो जाता है। ये सब आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे सेम टू सेम इसमें होता है कि आप टेंडन वायर को यहाँ खींच के जितना यहाँ आप क्या करना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, तो उतना ना होके थोड़ा बहुत तो लॉसेस आ जाते हैं। अब ये क्यों किन के कारण होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका टाइम डिपेंडेंट लॉसेस होता है, एक इमीडिएट लॉसेस होता है। ठीक, चलो तो अब आपके दिमाग में समरी बन गई होगी कि लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस क्या है। ठीक, तो यहाँ मैं टाइप पहले लिखवा दूँ, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला आपका आता है टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, फॉर्मूला बहुत इजी है इसका। अभी आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े, सब फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो एक आपका टाइम डिपेंडेंट और एक आपका होता है इमीडिएट लॉसेस। ठीक, इमीडिएट लॉसेस, ये दो प्रकार के आपके लॉसेस होते हैं। ठीक, अब पहला देखो, इसमें टाइम डिपेंडेंट में इसमें आ जाता है ड्यू टू क्रीप आने की वजह से, ड्यू टू क्रीप। ठीक, क्रीप सब लोग समझते हैं ना, सोम में पढ़े होंगे, तो वही क्रीप आने की वजह से जो लॉस होता है वो हो गया। एंड सेकेंड आता है श्रिंकेज, जब आता है आप कंक्रीट जब सूखता है तो श्रिंकेज आने की वजह से हो सकता है, तो ड्यू टू श्रिंकेज। अभी हम सबका निकालना सीखेंगे। ठीक, सबका फॉर्मूलेज है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ड्यू टू क्रीप हो गया, ड्यू टू श्रिंकेज हो गया, और एक आपका थर्ड आता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, मतलब अपनी अवस्था में स्टील आ रही है। ठीक, तो उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। ठीक, जो आपने स्टील या टेंडन बोलो वो जो प्रोवाइड किया उसका रिलैक्सेशन हो रहा है तब। ठीक, तो ये तीन प्रकार का टाइम डिपेंडेंट लॉसेस होता है। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखा होगा तो इस पे क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा, हालांकि ऊपर पता नहीं दिखेगा कि नहीं, फिर भी दिखा दूंगा। ठीक, चलो तो ये आपके क्या टाइम डिपेंडेंट लॉसेस होते हैं। अब इमीडिएट लॉसेस देखो, इमीडिएट लॉसेस में पहला आपका आता है इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। अब ये क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। ठीक, एक साथ ही, अब यहीं समरी करने लगूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। सेकेंड आपका होता है फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होता है, फ्रिक्शन लॉसेस।
ठीक, लॉसेस। एंड थर्ड इमीडिएट लॉसेस में होता है एंकरेज, जो आप कर रहे हो वो स्लिप हो जा रहा है उसकी वजह से, ठीक, तो इसे बोला जाता है एंकरेज स्लिप, एंकरेज स्लिप। ठीक, हमने काफ़ी प्रकार के एंकरेज पढ़े थे, तो उसमें अगर स्लिप आ रहा है तो वो लॉसेस, ठीक, तो वो आपका इमीडिएट लॉसेस कहलाता है। तो मेनली यही 6 प्रकार का पढ़ा रहा हूँ, और भी होते हैं, आपके सिलेबस में उतना डिटेल नहीं जाना, ठीक। चलो, तो समझ में आया ना टाइम डिपेंडेंट और इमीडिएट लॉसेस क्या है। अब एक एक करके पहला पढ़ते हैं, क्रीप की वजह से। चलो, तो हेडिंग डाल लो यहाँ। पहला हम स्टार्ट करें, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। अब इसे मैं आराम से पढ़ा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल भी आया, 25 में भी आया, 26 में भी आया, इस साल भी आएंगे, ठीक। तो पहला मैं पढ़ा रहा हूँ टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। अब एक बात ये भी ध्यान रखो, ये जो हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है, इसमें 2 चैप्टर ही आपके स्टील के थे, एक चैप्टर टॉस का था। अब ये 2 चैप्टर जो प्री स्ट्रेस पढ़ रहे हो और एक वाटर टैंक का एनालिसिस, ये 2 चैप्टर आपके आरसीसी के हैं, ठीक। तो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आरसीसी का टॉपिक है, तो यहाँ अभी मैं आरसीसी का सब फॉर्मूला यूज करूंगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक, क्लियर ना। चलो, तो टाइम डिपेंडेंट लॉसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला लॉस हमें पढ़ेंगे कि क्रीप की वजह से, तो यहाँ लिख दो लॉसेस, ऐसे सिंपल लिखो, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप की वजह से, ठीक। तो ड्यू टू क्रीप की वजह से। अब इसे आप डायरेक्ट निकाल सकते, कैसे, हुक्स लॉ, आपने पढ़ा है हुक्स लॉ, क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ऐसे ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही होता है। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ये स्ट्रेन, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, ठीक। तो सेम यही फॉर्मूला होता है लॉसेस, क्या लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, इसे डेल्टा सिग्मा से दिखाना, ठीक। तो डेल्टा सिग्मा इक्वल टू यहाँ हो जाता है एप्सिलॉन। अब यहाँ एप्सिलॉन के स्थान पे बस एप्सिलॉन क्रीप हो जाएगा, ठीक। तो एप्सिलॉन क्रीप इंटू ई एस। अब हुक्स लॉ ही फॉलो हुआ ना, ठीक। देखो क्या होता है आपका हुक्स लॉ, यहीं साइड में लिख दूं ना, देखो हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू क्या आता है, ई एस इंटू स्ट्रेन, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो उसी से ये निकला है फॉर्मूला। तो डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखो कि लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन क्रीप इंटू ई एस, ठीक, क्लियर ना। चलो बढ़िया। अब आप लोगों ने आरसीसी पढ़ी होगी, तो वहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्रीप कोफिशिएंट पढ़ा है सबने। देखो क्रीप कोफिशिएंट, हालांकि अब शायद सिलेबस में हट गया होगा, नहीं हो है अभी WSM में, तो उसमें ये रहता है, ठीक। तो वहाँ पढ़ा होगा आपने थीटा इक्वल टू क्रीप कोफिशिएंट, थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन क्रीप अपॉन में एप्सिलॉन इलास्टिक, ये उसका फॉर्मूला होता था। पढ़ा है किसी ने, ये आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, अगर आप लोग ने WSM मेथड में पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज होता है, क्या, क्रीप कोफिशिएंट थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन क्रीप अपॉन एप्सिलॉन इलास्टिक, ठीक। तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन क्रीप का मान निकाल सकता हूँ, मतलब एप्सिलॉन क्रीप इक्वल टू क्या, ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इलास्टिक इंटू थीटा, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ, इसी से चेंज करके इधर, इसको इधर भेज के ये ले आया, ठीक, क्लियर। अब ध्यान दो, जो यहाँ एप्सिलॉन इलास्टिक होता है, इसका मान ऐसे देखो। अब यहाँ डायरेक्टली ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो ये फॉर्मूले में, ये मतलब इसकी वैल्यू यहाँ रखूँगा, ऐसे लिखूँ, नाउ डेल्टा सिग्मा इक्वल टू क्या, मैं लिख सकता हूँ इस क्रीप के स्थान पे इसको पूरा रख देंगे, ठीक। तो मतलब यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन इलास्टिक इंटू थीटा इंटू ई एस, ये आपका अब तक फॉर्मूला हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ ध्यान रखो, एप्सिलॉन इलास्टिक इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने ये भी अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो इसे ध्यान रख लो, ठीक। तो एप्सिलॉन इलास्टिक होता है फोर्स इन कंक्रीट FC डिवाइडेड बाई EC, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। बस ऐसे ध्यान रख लो, ये आपका स्ट्रेन ऑफ इलास्टिक का फॉर्मूला होता है FC अपॉन EC, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से इसके स्थान पे अब ये ला कर रख दो, तो नाउ अब डेल्टा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसके स्थान पे अब एप्सिलॉन इलास्टिक के स्थान पे ये रखना है, क्या, FC अपॉन EC
इंटू थीटा इंटू ई एस। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर? ठीक। अब यहाँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसे पढ़ा होगा, मॉडुलर रेशियो जिसे m से डिनोट करते हैं। ये भी आपका किससे, WSM का ही पार्ट है, पढ़ा होगा सबने। m इक्वल टू क्या होता है, ES अपॉन EC। ठीक, पढ़ा है किसी ने? ये आपने जरूर, अगर WSM पढ़ा है तो वहाँ पढ़ा होगा। ठीक, क्लियर? तो यहाँ देख रहे हैं ES अपॉन ये EC है, ES अपॉन EC इक्वल टू m लिख सकते हैं। तो डेल्टा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, FC इंटू थीटा इंटू ES अपॉन EC। इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आ गया डेल्टा सिग्मा इक्वल टू FC इंटू थीटा इंटू m। ये आपका फाइनल फॉर्मूला रहा। ठीक, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, और इससे भी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है। ठीक, इसको, ये दोनों फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, क्लियर? अब यहाँ लिखना चाहो आपका m क्या है, थीटा क्या है, FC तो आपका फोर्स है। ठीक, तो चलो यहीं साइड में लिख दे रहा हूँ, वेयर आपका क्या, m क्या होता है, यहाँ तो लिखा ही, चलो एक बार और लिख दे रहा हूँ, m आपका मॉडुलर रेशियो होता है। ठीक, और आपका थीटा क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट। ठीक, क्रीप कोफिशिएंट। ठीक, और इसकी वैल्यू भी होती है, जैसे 7 डे 28 एक ईयर पे ऐसे फिक्स होती है। ठीक, हालांकि आप जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ दे भी देगा, लेकिन चलो मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ कि एज ऑफ लोडिंग के आधार पे आपका क्रीप कोफिशिएंट कितना होता है। ठीक, एक सेकेंड, चलिए। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं कि वो क्रीप कोफिशिएंट देखो, एक सेकेंड, ये रहा आपका ऐसे चार्ट, ये सब WSM का पार्ट है थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर होता है एज ऑफ लोडिंग, और यहाँ होता है क्रीप कोफिशिएंट थीटा। ठीक, तो ये 7 डेज, और उसके बाद आपका आता है 28 डेज, फिर आपका डायरेक्ट 1 ईयर। ठीक, तो 7 डेज के आधार पे 2.2 होता है, 28 के 1.6, और इसके आधार पे 1.1। ठीक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। ठीक, तो ये वाली वैल्यू से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, तो पहला सबको क्लियर हुआ ना, बस इतना ही आपका लॉसेस ऑफ प्रीस्टेट ड्यू टू क्रीप की वजह से। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, थोड़ा इसको इंटरचेंज करके ऐसे भी आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक, क्लियर ना? चलो, तो पहला हमने सीख लिया कि लॉसेस ऑफ प्रीस्टेट ड्यू टू क्रीप की वजह से। अब सेकंड देखते हैं, बी आपका क्या था, श्रिंकेज की वजह से। ठीक, चलो, तो बी देखो, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इसकी वजह से श्रिंकेज। अब ये दोनों में, श्रिंकेज दोनों में आ सकता है, जब आप प्री टेंशनिंग करो चाहे पोस्ट टेंशनिंग करो, ये दोनों मेथड में आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम देखते हैं, पहला जब आप पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं, सॉरी प्री टेंशनिंग कर रहे हैं, पहला प्री टेंशनिंग में पढ़े थे उसको ही देखते हैं, प्री टेंशनिंग। ठीक, तो सेम वही फॉर्मूला, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन श्रिंकेज इनटू ES। जैसे वहाँ पढ़ा क्या, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन। अब यहाँ एप्सिलॉन के स्थान पे बस श्रिंकेज रख देना, क्या, श्रिंकेज, और इनटू में ES कर देना। यही आपका फॉर्मूला है, किसका, श्रिंकेज की वजह से जो प्री स्ट्रेस में लॉसेस होने वाली है। ठीक, क्लियर? बस इतना ही है। अब यहाँ डायरेक्ट आपकी वैल्यू भी फिक्स है, जैसे आपका ES मालूम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, आप सबने पढ़ा होगा। ES की वैल्यू ऑफ स्टील की 2 × 10⁵ मेगा पास्कल बोल दो, या न्यूटन पर mm² बोल दो, इतनी होती है। और यहाँ श्रिंकेज की वैल्यू भी मतलब जो आपका श्रिंकेज होता है, एप्सिलॉन श्रिंकेज, ऐसे शॉर्ट में SH लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, कितना, 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴, इतना होता है। ठीक, तो डायरेक्ट चाहो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी निकाल सकते हो, हालांकि ये चेंज करके अलग भी दे सकता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक, जैसे हमें फिक्स वैल्यू भी मालूम है, स्टील की ये होती है, और यहाँ एप्सिलॉन श्रिंकेज कंक्रीट की इतना होता है, 3 × 10⁻⁴। ठीक, तो ये डायरेक्ट ऐसे ध्यान रख लेना। अब यहाँ सेकंड देखो, पोस्ट टेंशनिंग में बस इतना ही है इसमें। ठीक,
सेकंड आपका पोस्ट टेंशनिंग मेथड में, पोस्ट टेंशनिंग मेथड में, ठीक। इसमें देखते हैं तो इसका भी सेम ऐसे देखो, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू यही एफ साइलेंस श्रिंकेज श्रिंकेज इनटू में ई एस, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ओके। लेकिन यहाँ ध्यान रख लो, जब भी आप पोस्ट टेंशनिंग करोगे तो वहाँ पर इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसे लिख लो, फॉर पोस्ट टेंशनिंग। तो जब आप पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एफ साइलन एस एच का फॉर्मूला होता है 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई log 10, और यहाँ टी प्लस में 2 होता है। टी क्या होता है? टाइम, ऐसे दिया रहता है 7 डेज 4 डेज, ऐसे आपको टाइम दे रखेगा, ठीक। तो फाइनली यहाँ से निकालो, फाइनली ऐसे लिख दो कि क्या फॉर्मूला आया। फाइनली डेल्टा सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हो, इसके स्थान पे क्या लिख दें, 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई लॉग में 10 और t + 2 इंटू में क्या ई एस। ये आपका फाइनल फार्मूला रहा, ठीक। तो इसे भी ऐसे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया जब आप का लॉसेस क्यों श्रिंकेज की वजह से हो, किसमें, पोस्ट टेंशनिंग में, ठीक। क्लियर ना? चल बढ़िया। अब चलो देखते हैं थर्ड क्या था, लॉसेस ऑफ स्टील रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक। तो यहाँ सी लिखो, ठीक। देखो यहाँ सी आपका हो जाएगा लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू किसकी वजह से, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ठीक, इसकी वजह से। अब यहाँ आपको फॉर्मूले नहीं ध्यान रखना, एक वैल्यू है बस, इसको ध्यान रख लो, किसका, यहाँ डेल्टा सिग्मा जो होता है, मतलब लॉसेस जो होता है वो 1% से लेकर 5% होता है, वो भी इनिशियल प्री स्ट्रेस जो आएगा उसका, उतना इसमें लॉस फिक्स है, ठीक। कितना, 1% से लेकर 5% तक ऑफ दी ऐसे ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस का, ठीक, इनिशियल प्री स्ट्रेस का इतना आएगा, ठीक। लेकिन जनरली जो हम कंसीडर करके चलते हैं वो 3% तक ही लेके चलेंगे, ठीक। तो यहाँ से लिख लो जनरली इट इज कंसीडर्ड कितना, 3%, ठीक। तो जनरली हम 3% ही लेकर चलेंगे, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं आप लोग, कि मतलब डेल्टा सिग्मा इक्वल टू 3% ऑफ, मतलब पूरा जो आपका इनिशियल में प्री स्ट्रेस आप लगाए हैं, मतलब 3% का 3/100 इंटू P0, ये आपका मतलब हुआ, ठीक। ये आपका मतलब, अब यहाँ P0 मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल में आप स्ट्रेस जनरेट किए, इनिशियल स्ट्रेस जो आपने जनरेट कर रहे हैं, ठीक। तो उसका 1 से लेकर 5%, लेकिन हम 3% कंसीडर करके चलते हैं, इतना रिलैक्सेशन ऑफ स्टील की वजह से लॉस होता है, ठीक। यहाँ आपके खत्म होते कौन से, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, ओके। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, तो पहले मैं एक क्वेश्चन नोट कर दूं, ठीक। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन रहा, ऐसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी एक प्रीवियस ईयर है उसको भी दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक। चलो, तो देखो क्या लिखा है, अ कंक्रीट बीम इज प्री स्ट्रेस्ड बाय अ केबल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो जनरेट कर, मतलब फोर्स दिया है कितना, 450 किलोन्यूटन, स्ट्रेस नहीं दिया, जो आप फोर्स लगा के जनरेट कर रहे हैं वो कितना दिया, 450 किलोन्यूटन, और एरिया ऑफ केबल वायर कितना दिया है, 150 mm² का, ठीक। समझ रहे क्वेश्चन। उसके बाद पूछा फाइंड अ परसेंटेज लॉस, अब यहाँ लॉस नहीं पूछा आपको, परसेंटेज लॉस कितना हुआ है ये पूछा है, अब प्री स्ट्रेस ड्यू टू किसकी वजह से, अब यहाँ दे दिया किसकी वजह से, श्रिंकेज के कारण से, अब कंक्रीट। अब अज्यूम करो कि क्या है, पहला प्री टेंशन में, दूसरा केस लेके चलना है पोस्ट टेंशन में, अब मतलब दोनों केस में आपको निकालना है। उसके बाद ई एस की वैल्यू इतना दे दी, और एज ऑफ कंक्रीट लोडिंग एट अ ट्रांसफर कितना, 8 दिन के लिए, मतलब यहाँ देखो जो मैंने बोला था टाइम, वो टाइम देगा, यहाँ क्या लिखा है, log 10 t + 2, तो मतलब t की वैल्यू यहाँ दे रखी है, ठीक। क्लियर ना? तो यहाँ क्वेश्चन सबको समझ में आया। चलो अब सॉल्व करते हैं। चलो तो पहला केस लेते हैं, क्या, प्री टेंशन वाला, ठीक। प्री टेंशन, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला बताया था, क्या, यहाँ मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ पूरा, ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ,
क्या बताया था, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू श्रिंकेज इंटू ई एस, ठीक, मतलब एफ साइलेंस श्रिंकेज इंटू में ई एस, यही फॉर्मूला बताया था, एक बार दिखा भी दूँ आप तुमको। देखो डेल्टा सिग्मा इक्वल टू एफ साइलेंस श्रिंकेज इंटू ई एस, किस में, प्री टेंशन के केस में। ओके, तो सारी वैल्यू आपको मालूम है। देखो एफ साइलेंस श्रिंकेज की वैल्यू देखो यहाँ नहीं दी है, यहाँ मैंने बोला था एफ साइलेंस श्रिंकेज की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कितना होता है 3 इंटू 10⁻⁴ होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैल्यू। ओके, तो यहाँ लिख दो कितना हुआ 3 इंटू 10⁻⁴ ये हुआ। ओके, और यहाँ पर इसका ई एस की वैल्यू ऊपर दी है 210 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 210, अब यहाँ किलो न्यूटन है, न्यूटन में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो यहाँ आपको लॉसेस मिल गया, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा सिग्मा इक्वल टू कितना 3 इंटू 10⁻⁴ और नीचे में 210 इंटू 10⁻3। ओके, तो ये आप देखेंगे कितना आ गया 63, दिख रहा है आप लोग को, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक, तो यहाँ 63 कितना आ गया 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका लॉसेस आ गया। ओके, समझ में आ रहा ना, इतना लॉस हुआ। अब हमें परसेंटेज लॉस निकालना, परसेंटेज आप लोग लाभ हानि ये सब में परसेंटेज निकालोगे तो जितना लाभ होता है डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, मतलब अभी टोटल स्ट्रेस आपको निकालना है, ये टोटल स्ट्रेस, समझ रहे ना, ऐसे ही तो मैथ सॉल्व करते हो। तो यहाँ अब हमें टोटल स्ट्रेस निकालना, मतलब इनिशियल में कितना आया था, तो यहाँ निकाल लो। नाउ इनिशियल प्री स्ट्रेस, इनिशियल प्री स्ट्रेस, इसे कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो आपको दिया है पहला चीज फोर्स, कितना दिया है इनिशियल में, फोर्स दिया है, इनिशियल जो फोर्स लग रहा है कितना दिया था 450 किलो न्यूटन, तो यहाँ दिया है 450 किलो न्यूटन। उसके बाद एरिया भी दे रखा था, एरिया कितना 150 mm स्क्वायर, मतलब एरिया दिया है 150 mm स्क्वायर, ये दो चीजें दे रखी थी। ठीक, अब सबने पढ़ा है फॉर्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिख लो, इनिशियल स्ट्रेस इक्वल टू, मतलब सिग्मा हम निकाल लें तो आप लोग ने पढ़ा होगा स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सबने सिंपल फॉर्मूला है, सबने पढ़ा होगा। तो फोर्स कितना है 450 किलो न्यूटन और एरिया कितना है 150, यहाँ 150 लग गया। अब ये किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में बदल लेना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ से सिग्मा आ गया कितना, देखो 15 तिये इससे काटोगे 15 तिये 45, तो मतलब 3, मतलब 3000 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ आ गया 3000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका आ गया क्या इनिशियल स्ट्रेस। अब आपको इनिशियल मालूम चल गया, लॉसेस मालूम चल गया, परसेंटेज लॉस निकाल सकते हो। क्या होगा परसेंटेज लॉस, ऐसे ही होगा ना, तो इसे लिख दो नाउ फाइनली परसेंटेज लॉसेस इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जितना लॉस हुआ है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं फाइनल प्री स्ट्रेस बोल दो या लॉस बोल दो। ठीक, ऐसे बोल रहा हूँ, फाइनल प्री स्ट्रेस जो आया है, फाइनल प्री स्ट्रेस या लॉस बोल दो। ठीक, डिवाइडेड बाय इनिशियल में जो प्री स्ट्रेस था, इनिशियल प्री स्ट्रेस इंटू में 100। ठीक, तो आपका कितना लॉस हुआ 63, और कितना इनिशियल में था 3000 था। ठीक, तो आप ही बताओ लॉस कितना हुआ, तो यहाँ 63 इंटू 100 ये आ गया डिवाइडेड बाई 3000, तो मतलब परसेंटेज लॉस कितना हुआ 2.1%, 2.1%। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर में, कितना सिंपल था, बस यह एक वैल्यू आपको एफ साइलेंस श्रिंकेज की वैल्यू ध्यान रखनी थी। ठीक, क्लियर, तो पहला आपका आ गया। अब चलो सेकंड देखते हैं, पोस्ट टेंशन में। ठीक, सेकंड डालो, पोस्ट टेंशन। अब इसमें थोड़ा फॉर्मूला है, वैसा क्या था हमने पढ़ा, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू एफ साइलेंस श्रिंकेज इंटू ई एस, ये सारी तो वही थी, बस यहाँ था एफ साइलेंस की वैल्यू, मतलब एफ श्रिंकेज की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या, एफ साइलेंस श्रिंकेज का वैल्यू जो था 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई log 10 और ब्रैकेट में t+2, ये आपका था, ऐसे इसे ब्रैकेट में कर दो, ये आपका एफ साइलेंस श्रिंकेज का मान था। बस अब रख के सॉल्व कर लो, सारी वैल्यू आपको मालूम है। देखो यहाँ से डेल्टा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहीं रख दो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू में log 10 और t का मान देखो, t मतलब टाइम, यही कितने डे तक 8 दिन तक, तो यहाँ 8 रख देना बस। ठीक, तो यहाँ 8
प्लस 2 इंटू में ES कितना दिया है 210 ना, ES दिया था 210, सॉरी हाँ 210 किलो न्यूटन। तो यहाँ हो जाएगा 210 किलो न्यूटन में न्यूटन में बदल ले रहे हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्लियर। चलो तो बताओ डेल्टा सिग्मा कितना आया। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर दूँ। यहाँ ब्रैकेट में कितना 2 × 10⁻, ओहो ये आपका 2 × 10⁻ कितना है -4। ठीक, उसके बाद नीचे आओगे log 10, तो ये log 10 इंटू में कितना log 10 में 10 ही है। ठीक, ये इतना आ गया, मतलब इसका मान आया 2 × 10⁻⁻4। दिख रहा है आप लोग को? ठीक, दिख रहा होगा, मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही। ठीक, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4, ये इसका मान आ गया। और इंटू में 210 × 10⁻³ किलो न्यूटन, इससे मल्टीप्लाई करना बाकी ही था। तो यहाँ 2 × 10⁻⁻4, ओहो -1 हो गया, -4 और मल्टीप्लाई में 200 × 10⁻³ ठीक, तो यहाँ लॉसेस में कितना आ गया 42। ठीक, तो यहाँ आपका आ गया 42 Nm²। इसे आप मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, जानते हैं कि नहीं, यूनिट कन्वर्जन। ये आपका डेल्टा सिग्मा आ गया। ठीक, बस सिंपल है। अब लॉसेस निकाल लो, यहाँ निकाल लो फाइनली परसेंटेज लॉसेस, फाइनली परसेंटेज लॉसेस। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, जो आपका लॉस है मतलब डेल्टा सिग्मा अपॉन में इनिशियल में इंटू 100, ये फॉर्मूला था। ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो डेल्टा सिग्मा की वैल्यू आई 42 और टोटल आया था 3000 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आया देखो 42 डबल 100 डिवाइडेड बाई 3000, तो ये आपका आ गया 1.4%। ठीक, इतना लॉस आया, मतलब परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज लॉस कितना आया 4.1%। ठीक, ऐसे कुछ सॉल्व करना है। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक, बहुत सिंपल है। ओके, चलो अभी एक प्रीवियस ईयर था उसको भी दिखाऊं आप सबको। ठीक, एक सेकेंड देखिए, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं मेरा, चलो दिख रहा है आशा करता हूँ। चलो अभी सॉल्व भी करा दे रहा हूँ इसको। ठीक, सिंपल है, मैं सोचा था आप सबको दूँ ये सॉल्व करने। ओके, तो देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द लॉसेस ऑफ प्री स्टेज ड्यू टू क्रीप। ये आपका देखो कब का है 2026, पिछले 25-26 का है, पिछले साल का ही ये पेपर है। ठीक, तो इसमें आपका 7 नंबर में पूछा है, 6वें क्वेश्चन का बी पार्ट था ये। क्या पूछा था, डिटरमाइन द लॉस प्री स्टेज ड्यू टू क्रीप की वजह से, पहला वाला केस, इन द बीम ऑफ इतना, मतलब बीम का एरिया इतना दिया है 200 mm इंटू इतना, प्री स्ट्रेस फोर्स जो दिया है इतना दिया, मतलब एरिया और फोर्स दे दिया है। अब यहाँ मतलब आपको इनिशियल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। बाय द स्टील केबल प्लेस एट द इसेंट्रिसिटी पे, इतने पे इसेंट्रिसिटी पे प्लेस किया गया, और यहाँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इतना दिया है, क्रीप कोफिशिएंट इतना दिया है। तो आपको क्या पूछा है, सिंपल लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक, यही चीज़ें पूछी है। चलो एक बार आप लोग ट्राई करना। ठीक, वैसे ही जैसे सारा फॉर्मूला बताया था। चलो मैं दिख नहीं रहा होगा इसके लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक, चलो इसे मैं कल सॉल्व कराता हूँ, आज थोड़ा ऊपर वॉइस बहुत आ रहा है। ठीक, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। चलिए, तो अब दिख रहा होगा सबको। क्या लिखा है, डिटरमाइन द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप की वजह से इन अ कंक्रीट बाय बीम। अब यहाँ बीम की साइज इतनी दी है और प्री स्ट्रेस फोर्स जो जनरेट किया इतना। अब यहाँ देखिए वही आपको इनिशियल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट एक दे दिया, पर स्टील केबल प्लेस्ड एट इसेंट्रिसिटी पे प्लेस किया है। मतलब यहाँ आपका जो स्ट्रेस आ रहा है एक इसकी वजह से और एक बेंडिंग की वजह से। मैंने पढ़ाया था ना आपको कि अगर आपका सेंटर पे ना रहकर दूसरी जगह आएगा तो एक बेंडिंग की वजह से भी आएगा, तो उसकी वजह से भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ इतनी इसेंट्रिक दिया है और टेक M45 ग्रेड की कंक्रीट लेना है। अब यहाँ ये क्यों दिया है, इसकी वजह से आप दूसरी वैल्यू EC निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे वहाँ फॉर्मूले था। ठीक, उसके बाद क्रीप कोफिशिएंट इतना दिया है। चलो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये आपको थोड़ा सा टफ नहीं बोलेंगे, फिर भी थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है। ठीक, तो चलो डायरेक्ट गिवन डाटा चलो लिख दे रहा हूँ कि क्या आपका देखो कैसे सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर देखो पहले आपको लिखना होता है गिवन डाटा, जो चीज़ें दी है वो लिख लो। पहले आपको बीम की साइज दी है, क्या दिया है देखो, बीम साइज कितना दिया है 200 × 400 mm। ठीक, इतना दिया है mm में, इतना आपका बीम साइज दिया है। उसके बाद प्री स्ट्रेस फोर्स दिया है कितना 500 किलो न्यूटन। यहाँ ऐसे लिख दो, प्री स्ट्रेसिंग
प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक, कितना दिया है 500 किलो न्यूटन। इतना मतलब इसको कन्वर्ट कर दो यहीं 500 इंटू 10⁻3, ये कितना हो गया न्यूटन में। इतना आपका प्री स्ट्रेस फोर्स दिया। उसके बाद इसेंट्रिसिटी दी है कितना 50 mm, ऐसे लिखते जाओ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब स्मॉल ई की वैल्यू कितना दिया है ये 50 mm, ठीक, ये डाटा दिया। उसके बाद आपको दिया है कंक्रीट का ग्रेड 40 mm, तो यहाँ पर कंक्रीट कौन सा लेना है, कंक्रीट M45 लेना है। उसके बाद क्रीप कोफिशिएंट डायरेक्ट थीटा लिख दे रहा हूँ, थीटा की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। और यहाँ आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील नहीं दिया, मतलब ES की वैल्यू नहीं दी है। तो इसके लिए आपको मालूम है कितना होता है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², इतना होता है। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, तो एज्यूम कर लेना जब नहीं दिया रहता है तब, ठीक। तो इतना सारा डाटा आपको दिया रहेगा। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो आप तो क्या निकाल लो, बीम का एरिया निकाल लो, फिर आपको फोर्स दिया है स्ट्रेस निकाल लो ड्यू टू उसके डायरेक्ट जो आ रहा है उसकी वजह से, ठीक। पहला काम यही कर लेते हैं, स्टेप ना करके पहला ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो पहला हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बीम, एरिया ऑफ बीम। अब एरिया ऑफ बीम कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कर लो, 2 चौके 8, मतलब चलो कर दे रहा हूँ 200 इंटू 400 करोगे कितना हो जाएगा 8 और ये 4 0, ठीक, इतना mm², ठीक। ओहो 3 बार mm लिख दिया, इतना mm²। और आपको फोर्स P तो मालूम था, कितना हमने कन्वर्ट कर दिया था, P बराबर 5000, तो 5000 इंटू 10⁻3, ये आपका आ गया न्यूटन में, इतना फोर्स आ गया। अब हम डायरेक्ट प्री स्ट्रेस जो आ रहा है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान, एक आपका इसेंट्रिसिटी भी आ रहा है, तो वहाँ भी आपका स्ट्रेस आएगा, ठीक। तो डायरेक्ट जो आ रहा है वो निकाल सकते हैं, ऐसे लिख दो स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस ड्यू टू डायरेक्ट प्री स्ट्रेस, डायरेक्ट प्री स्ट्रेस। मैंने बताया था जब भी इसेंट्रिसिटी आएगा तो उसकी वजह से भी आएगा प्री स्ट्रेस, ठीक। तो डायरेक्ट प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस, ठीक। तो इसकी वजह से हम डायरेक्ट सिग्मा निकाल सकते हैं, क्या, फोर्स अपॉन एरिया करके। P की वैल्यू दी है कितना 500 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर इतना, और एरिया 8000 है, मतलब 8 नहीं 8 पे 4 0, ठीक। तो इतना आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या निकाल लो 500, ओहो 3 0 से 3 0 काट दो, 1 0 से 1, तो मतलब 50 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ गया ये 6.25 न्यूटन, 6.25 न्यूटन पर mm²। ये आपका आ गया डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक। ये तो सब बहुत सिंपल था, सभी लोग निकाल लिए होंगे यहाँ तक। अब निकालो सेकेंड, यहाँ से लिख दे रहा हूँ सेकेंड, क्या, स्ट्रेसेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, स्ट्रेसेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की वजह से। अब इसके लिए कैसे निकालोगे, अब आपको आना चाहिए बेंडिंग इक्वेशन, क्या, M/I = σ/y, बस इतना ही चलना, ठीक। तो यहाँ से मुझे चाहिए ये सिग्मा, तो सिग्मा को इधर भेजो, तो सिग्मा = क्या हो जाएगा M/I × y, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ y नहीं दिया है तो आप बेसिकली इसेंट्रिसिटी के स्थान पे, मतलब y के स्थान पे e लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं M/I × e लिख सकते हो, मतलब इतना ही डिस्टेंस ऊपर नीचे हम मान के चल रहे हैं, ठीक, क्लियर। अगर दिया रहता तो हम y का वैल्यू रख देते हैं, ओके। अब सब चीज़ें थोड़ी एज्यूम करोगे। और यहाँ m बराबर हमने बताया था, m = क्या लिख सकते हैं, P × E लिख सकते हो, बताया था ना, तो यहाँ रख देना P × E डिवाइडेड बाई I × E। अब यहाँ P मालूम है, E मालूम है, लेकिन I नहीं मालूम है, तो I निकाल सकते हैं। अब I कैसे निकालोगे, आपको मालूम है, जब भी ये कौन सा सेक्शन है 200 × 400, आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो क्या होता है BD³/12, ऐसे निकाल लेंगे। तो B आपका 200 है और डेप्थ आपका कितना 400 था, हाँ 400 हो जाएगा, तो 400 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब आप बताओ I कितना आया, तो यहाँ हो गया 200 × 400 का क्यूब और नीचे पहले मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 10666 करके, बहुत बड़ी वैल्यू आई। चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कितना 10 कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, फिर ये लास्ट में 7, मतलब इसेंट्रिसिटी इतना आया। ठीक, क्लियर। ओके, यहाँ हमने आई निकाल ली। अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसकी वजह से कितना आया, तो यहाँ आप निकाल दो। सिग्मा इक्वल टू पी का मान पहले से मालूम था, फोर्स कितना है 5 इंटू 1000। ठीक, इतना आपका फोर्स था। इंटू में इसेंट्रिसिटी, मतलब यहाँ ई इंटू ई, अभी ई स्क्वायर लिख दो या ई लिख दो, तो यहाँ 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई का मान कितना निकाले 1066, कितना बार 6 7 बार ना 2, हाँ 7 ही बार था, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू इतना। ठीक, तो यहाँ से सिग्मा ये निकल जाएगा, निकाल लो। तो ये आ गया 500 इंटू 1000 इंटू 15 का स्क्वायर, ये ऊपर वाली डिवाइड कर दो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ये। ठीक, ये आ गया 1.1718, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो 1.172 लिख दे रहे हैं। ठीक, इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका आ गया सिग्मा ड्यू टू इसेंट्रिसिटी की वजह से इतना आ गया। मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं टोटल कितना आया, देयरफॉर टोटल स्ट्रेसेस सिग्मा इक्वल टू कितना आया आपका, एक डायरेक्ट की वजह से कितना आया था 6.25 प्लस इसकी वजह से कितना है 1.172। सॉल्व कर लो कितना आ गया, तो 6.25 प्लस 1.172। अब ये से सॉल्व करोगे ये आ गया 7.422। ये आपका आ गया डायरेक्ट पूरा सिग्मा, कितना सिग्मा आ रहा है। ठीक, तो ये आपका डायरेक्ट आपका टोटल सिग्मा का मान मालूम चल गया। अब देखो, अब हमें निकालना पड़ेगा मॉडुलस रेशियो। जैसे फॉर्मूला क्या था, अगर फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो क्या था, ये वाला फॉर्मूला क्रीप वाला। अब यहाँ एम आपको निकालना पड़ेगा। एम कैसे निकालोगे, आपको ईएस तो मालूम है लेकिन ईसी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ईसी कैसे निकालोगे, देखो ऐसे आप निकाल लो। अगला हम निकालने चाह रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। डायरेक्ट मैं ईसी लिख दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ ऐसे लिखना आप लोग। तो ईसी इक्वल टू आप लोग सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 500 ब्रैकेट में एफ सी के। किसने नहीं पढ़ा, सब ने, जो भी कंक्रीट पढ़ के आओगे सब ने पढ़ा होगा। तो यहाँ रख दो फॉर्मूला। तो 500 बोल रहा हूँ मैं, 5000 रहता है अंडर रूट एफ सी की का मान कहाँ से लेते हो, जो आपका एम के बाद में जो ये होता है यही उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, मतलब करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यही होती है। तो 45 ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ रख देना 45। तो यहाँ से ईसी की वैल्यू मिल जाएगी, तो रख दो 5000 अंडर रूट में 45। तो ये आपका आ गया 3354, मतलब ऐसे लिख दो 3354 और कितना 1.01। ठीक, इतना आ गया। ओके, अब यहाँ से हम निकालेंगे मॉडुलर रेशियो। ठीक, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। अभी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मॉडुलर रेशियो एम का फॉर्मूला क्या बताया था, ES अपॉन EC। ठीक, तो ES का मैंने बोला था वैल्यू हम एज्यूम कर ले, कितना 2 × 10⁵ ये एज्यूम कर ले। EC हमने निकाल लिया, कितना निकाला 33541 पॉइंट में कितना था 01। ठीक, पॉइंट में 01। अब निकाल लो मॉडुलर रेशियो, हमारा आ गया 2 × 10⁵। इस पे करो 2 × 10⁵ और नीचे है 33541.01। ये आपका आ गया 5.96, अप्रॉक्सीमेट इतना ही लिख दे रहे हैं 5.96। ये आपका आ गया मॉडुलर रेशियो। ठीक, मतलब एम का मान यहाँ से निकल गया कितना 5.96। ओके, सारी वैल्यू आपको मालूम चल गई। अब आप लोग निकाल लेंगे। देखो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या था, क्रीप कोफिशिएंट, मतलब लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन क्रीप, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, इसकी वजह से क्या था, तो आप बोलेंगे डेल्टा सिग्मा इक्वल टू, आपने लिखा था FC, ऐसे क्या लिखा था FC, हाँ FC इंटू थीटा इंटू एम, ये मैंने लिखवाया था। अभी FC आपका यही टोटल आपका जो फोर्स आया सिग्मा यही है। ठीक, इसे ऐसे कहीं कहीं सिग्मा C से भी लिखते हैं, सिग्मा C से भी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ FC हमने कितना टोटल निकाला था, एक सेकेंड, ये हमने निकाला, इसे सिग्मा C भी लिख सकते हो आप। ठीक, मतलब टोटल आपका कितना आया स्ट्रेस, तो 7.422 यहाँ लिख दो 7.422 और थीटा क्रीप कोफिशिएंट कितना 2 दिया था अप्रॉक्सीमेट, देखें एक सेकेंड, हाँ 2 दिया था। ओके, तो
तो यहाँ रख दो 2 और मॉडुलर रेशियो हमने निकाला 5.96, मतलब लॉस कितना आया देखो 7.422 इंटू 2 इंटू 5.96, ये आपका आ गया 88.47, इतना आपका लॉसेस हो गया, मतलब डेल्टा सिग्मा इक्वल टू, ठीक, तो इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये आपका लॉसेस हो गया। ठीक, तो कुछ इस तरह इसको सॉल्व करना था, तब जाकर आपको 7 नंबर मिलते। ठीक, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया क्या, ये इसेंट्रिसिटी की वजह से लॉस। ओके, चलो बढ़िया, तो सबको समझ में आया होगा। हमने 2 क्वेश्चन किए। अब सेकंड हम कल एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम सेकंड वाला पार्ट देख लेंगे। कौन सा हमारा हो गया इमीडिएट, नहीं टाइम डिपेंडेंट हो गया। अब इमीडिएट वाला कल स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी इस पे भी क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद अलग से अगर क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तब भी करा दूंगा। इससे हर साल 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सभी लोग बताइएगा। ठीक, तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।